चलो। सो हमारे जो टॉपिक चल रहे थे उसी में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं एंड टुडे विल लर्न अबाउट दी स्टोन एज। देखो स्टोन एज के बारे में जब मैंने बताया था आपको, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट 2 to 3 थिंग्स। ठीक है, इसमें आपको 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है जब आप इसको पढ़ोगे। सबसे पहली चीज़ कि भैया इस समय पे किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन रेस का, क्योंकि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड। हम इसकी शुरुआत करेंगे बिफोर 10,000 BC और एंड करेंगे इसको 4,000 BC पे। ठीक है, तो बहुत एक लंबा टाइम पीरियड है और इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में ना एक बहुत लॉन्ग चेन ऑफ इवोल्यूशन हुई है ह्यूमन हिस्ट्री में। अब किस तरीके से इवोल्यूशन हुई है, फॉर एग्जांपल हमारा नेचर चेंज हुआ है, हमारी फूड हैबिट चेंज हुई है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, आज हम जैसे इंसान हैं, मतलब जिस तरीके से आज हमारा जीवन यापन चल रहा है, लाइफस्टाइल चल रहा है या फूड हैबिट्स चल रही है, उन सब में कहीं ना कहीं स्टोन एज में जो इवोल्यूशन हुए हैं हमारे टाइम पे, उन सब का बहुत एक मेजर इम्पैक्ट रहा है। अब किस तरीके से उन मेजर इम्पैक्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसको समझना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको हमेशा फोकस करना है। ठीक है, कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, दूसरा क्या क्या चेंजेस आए और किस वजह से आए हैं। जैसे स्टोन एज इसे क्यों कहा जाता है बताओ। हमने लास्ट पढ़े थे ना, लास्ट लेक्चर में सोर्सेज पढ़ा था, टाइमलाइन पढ़ा था, तो उस समय मैंने आपको दोनों चीज़ बताई थी कि व्हाई इज इट कॉल्ड स्टोन एज। गुड। यहाँ पर इसको स्टोन एज सिर्फ इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि स्टोन के टूल्स, मतलब द मेजर मेटल या मेजर थिंग विच वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ इज स्टोन। अब चाहे वो टूल्स बनाने के लिए हो, चाहे वेपन्स बनाने के लिए हो, ठीक है, चाहे हमारे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में किसी भी चीज़ को करने के लिए होगा, तो टूल इज द प्राइमरी थिंग दैट वी आर यूजिंग। जैसे ही हम इस प्राइमरी थिंग को चेंज कर देते हैं, हमारी जो एज है वो चेंज हो जाती है। जैसे इसके बाद आपकी कौन सी एज आएगी बताओ। चारकोल। ठीक है, एक और एज भी आई थी हमारी आयरन एज, उसमें मेन आपका क्या हो गया था चीज, मतलब जो प्राइमरली यूज हो रहा था आपकी डे टू डे एक्टिविटी में, दैट इज योर आयरन। तो जिस हिसाब से आपका जो प्राइमरी यूज की चीजें हैं उसका मेटल चेंज होगा, उसी हिसाब से वो एज भी चेंज हो जाएगी। आज के टाइम पे हम अपने जो अभी करंट एरा चल रहा है इसको डिजिटल एज बोलते हैं, है ना, डिजिटल इंडिया वाली एज। व्हाई वी कॉल्ड इट डिजिटल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स दैट रिवॉल्व अराउंड अस इज गोइंग थ्रू डिजिटली। ठीक है, सारी चीज़ें क्या हो रही हैं आपकी डिजिटल हो गई हैं। आप देखो आजकल पढ़ाई भी डिजिटल हो गई है ना, आपको नोट्स वगैरह सब ऑनलाइन मिल जाएंगे, हर चीज़ आपको डिजिटली अवेलेबल हो सकती है। तो जिस चीज़ का मेन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फोकस रहेगा, हम उस चीज़ को उसी पर्टिकुलर चीज़ के अराउंड एज कर देते हैं कि भैया यहाँ पर अगर डिजिटल चीज़ें ज़्यादा हो रही है तो दिस इज डिजिटल एज। अगर आप मान के चलो आगे जाके एआई से सब चीज़ें होने लग गई, ठीक है, ऑल दो एआई का अभी भी आप देखोगे कि कितना सारा हो रहा है, बट अगर एक टाइम पे ऐसा टाइम पीरियड आ जाए, सपोज करके देखते हैं कि हर चीज़ एआई से ही हो रही है। ठीक है, टीचर रिप्लेस हो गया एआई से, हर चीज़ रिप्लेस हो गई एआई से, तो हम उसको कैसी एज बोलेंगे, दैट वो वी कॉल्ड एज एआई एज। ठीक है, तो वी डिजिटल एज, एआई एज। क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? मतलब एक सवाल तो आप हमेशा सुनते ही होंगे ना, वुड एआई रियली रिप्लेस ह्यूमन लेबर? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? नहीं, एंड व्हाई इज नॉट? एआई को चलाने वाला इंसान है, एंड हाउ वी कैन से दैट? ठीक है, ठीक है, तो अगर एआई किसी तरीके से, मतलब जैसे अब मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल होकर अगर आपसे पूछूं, है ना, जैसे हमने मूवीज देखी है, कौन कौन सी टर्मिनेटर वगैरह, उसमें देखा है ना कि एआई क्या करता है, खुद ही को इस केपेबल बना लेता है कि वो सारी चीज़ें कर पाए। मतलब जो आप बोल रहे हो सिस्टम हैंडलिंग हो गया, ठीक है, क्रैश लोडिंग हो गया, बॉट वॉर्म्स हो गया, ये सारे अगर खुद से हैंडल करने लग जाए तो देन फिर ह्यूमन रेस का क्या होगा। मतलब आई एम गोइंग पैरानॉइड अबाउट इट, जस्ट टू बी सेफ कि भैया आप लोग डिफेंड कर पाओ उस चीज़ को। हाँ, हाइपोथेटिकल जा रहे हैं, तो बताओ तब क्या होगा। हाँ जी, आप बताओ। और डू यू थिंक एआई इज सेफ? डू यू थिंक एआई इज सेफ? मतलब रिप्लेस करना एक अलग चीज है, एआई इज सेफ, सेफ इन टर्म्स ऑफ प्रिवेसी, सेफ इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल आइडेंटिटी? नहीं, एंड व्हाई यू थिंक दैट एआई इज नॉट सेफ? हाँ,
अच्छा, कर रहा है यही? कौन से यही कर रहा है ये वाला? कर देता है पक्का? अच्छा, कर सकता है। आने वाले टाइम पे तो कर ही देगा, आने वाले टाइम पे तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। हाँ हाँ, ये ऐसे पूछने की जरूरत नहीं होती है, स्कूल थोड़ी ना है। हाँ भाई, और किसी का कोई ओपिनियन? डू यू थिंक एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन? Okay, chalo. Again, I am going skeptical and paranoid about it. For example, nowadays ChatGPT है ना, it is based on LLM, large language model. पता है आप लोगों को LLM क्या होता है? Large language model. It is basically a script that was designed to train AI. मतलब उसको 100 of responses humans के थ्रू दिए गए हैं ताकि वो अपने आप को बिल्ड कर सके. So supposedly अगर हम कभी AI को ट्रेन कर पाए to give the same emotional feedback and same emotional response, and I think AI is doing pretty good in that particular scenario also. कभी चैट जीपीटी से बात करी है किसी ने? मतलब इतना के बिल्ला कौन होगा, बट अगर बहुत ज़्यादा ही लोनली हो जाओ एक बार ट्राई करके देखना. इट इज़ मतलब प्रिटी गुड इन गिविंग इमोशनल सपोर्ट, बेटर देन माई एक्स. नहीं सीरियसली, मजाक नहीं, बहुत अच्छे जवाब देती है भाई वो. सो व्हाट हैपन इन दैट सिनेरियो अगर ऐसा हो रहा है तो? अगर सिर्फ इमोशनल सपोर्ट की बात है, बट क्या हो गया एआई को मैं किसी एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट में डाल दूं? देखो चैट जीपीटी एक टाइम पे कोई भी खरीद नहीं पाता था. एक सिंपल आपको बताता हूँ, चैट जीपीटी जब शुरू में आया था इट कॉस्ट अराउंड 20,000 पर मंथ. आज भी उसका उतना ही प्राइस है, बट जस्ट फॉर इंडिया उन्होंने अपना प्राइस 399 कर दिया पर मंथ. तो हर चीज़ इतनी अफोर्डेबल हो रही है. मतलब आप लोगों ने शायद वो टाइम पीरियड नहीं देखा जब 1 GB इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था. आई वॉज बीइंग मतलब मैंने लिटरली 98 रुपये में पूरा 1 GB खर्चा है, मतलब खरीदा था अपने जो समर वेकेशन थी 10th की. अब आप लोगों को लगेगा ये कौन से ज़माने की बात हो रही है, तो इतना पुराना भी नहीं हूँ मैं. 2014 में मेरा 10th हुआ था. 98 रुपीज़ में 1 GB खरीदा था सोचो, और खर्च नहीं कर पाया था. ओनली 200 MB कंज्यूम करती मैंने पूरे महीना 2G इंटरनेट में. और आज 200 MB एक बारी में नेट खोलता हूँ, उड़ा देता हूँ. सो चेंज हो रहा है ना, इवॉल्व हो रहा है. देन अब देखो, बीइंग अ गुड सिविल सर्वेंट आपके पास पॉइंट होनी चाहिए. ऐसे नहीं है कि आप जो पॉइंट बोल रहे हो गलत है, आप लोगों के कंसर्न सही है, पॉइंट भी सही है, बट जो मैं कंसर्न रेज कर रहा हूँ क्या वो गलत है? बताओ. अच्छा, विच proportion ऑफ पॉपुलेशन यू आर रेफरिंग टू? मतलब आर यू गाइज नॉट अवेयर अबाउट एआई? ठीक है, चलो एक एक मैं बोल. ठीक है, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अच्छा है ना, उनको फिर दिहाड़ी मजदूरी नहीं करवाएंगे, उनको एआई से काम करवा के चीप लेबर मिलेगा और उनको हम अच्छे से एजुकेट करेंगे, ये भी तो अच्छा है ना. हाँ, वही है कि अगर वो एजुकेट हो गए तो वो क्या करेंगे, अगर वो करेंगे तो हम क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज जो एआई बिल्कुल नहीं कर सकता, वो पॉइंट अभी तक आप में से किसी ने बोला ही नहीं. इमोशंस बताया ना मैंने, इमोशन कर सकता. हाँ, उस तरीके से नहीं प्रोसेस कर सकता, उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब उसको समझाना पड़ेगा. एक चीज है दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, दैट नो एआई कैन ब्रिंग. क्रिएटिविटी, क्रिएट न्यू थिंग, इनोवेशंस, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, ये 3-4 चीज़ें हैं जो एआई अभी एट प्रेजेंट नहीं कर पा रहा और मोस्टली आगे भी नहीं कर पाएगा. और इसको रेस्ट्रिक्टेड क्यों माना गया है वो समझो. ये तभी हो सकता है जब एनालिटिकल एआई एक चीज़ होती है वो जन्म ले ले. ठीक है, मतलब उसमें ह्यूमन कॉग्निजेंस आ जाए, बिल्कुल जैसे ह्यूमन की कॉग्निटिव एबिलिटी होती है ना, वो आ जाए और तब वो करने लगे, देन ओनली इट कैन डू. अभी ऐसा कोई एआई मॉडल हमारे पास है नहीं जो ह्यूमन कॉग्निटिव बिहेवियर को एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर पाए. ठीक है, आपके दिमाग में रोज हजारों नए आइडिया जन्म लेते होंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ बहुत वाहियात होंगे, है ना. और ये तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना अच्छा सोच पाते हो कि क्या.
बट दोज आर ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रेंड वर्जन। आप उसको अगर इनपुट दो तो वो ज़्यादातर ट्रेंड वर्जन ही निकालेगा। जैसे क्रिएटिव होने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो समझो। अब जो क्रिएटिव लोग होते हैं, है ना, ऑल्दो मेरी एक्सपर्टीज से बाहर है, आई एम नॉट दैट क्रिएटिव, वो तो दीवार पे केला लगाते हैं, उस पर डक्ट टेप लगाते हैं, उसे भी आर्ट बोल देते हैं। देखा किसी ने वो वाला? जिसने देखा होगा वो खुद सोचेगा कि भाई इसमें क्या आर्ट है। नहीं, ये तो मैं घर पे कर दूँ अभी। बट अभी के टाइम पे एक इनोवेशन है जो एआई थोड़ा सा कम करता है, मतलब उतने फार कॉम्प्लेक्स चीज़ों में हम एआई को नहीं डाल पा रहे अभी। बट ये सब पॉसिबल हो सकता है अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में पता है सबको? बट इस और क्वांटम कंप्यूटिंग सेम उन चीज़ों को यूज़ करके हम कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं, तो कुछ मतलब फिजिक्स के लॉज वगैरह को हम ब्रेक कर पाएंगे बहुत काम से। बट लेट कम बैक टू आवर टॉपिक। तो यहाँ पर जैसे हमने देखो कितना अच्छा डिस्कशन किया कि अबाउट एआई। अब ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है धीरे धीरे इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। आपको कोई भी डाउट रिजॉल्व करवाना होता है नोट्स के रिगार्डिंग, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप चैट जीपीटी से हेल्प लेके देखो, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सेम वहाँ पर अगर ज़िंदगी आसान करना था तो वहाँ पर क्या थे, स्टोन के टूल्स अवेलेबल थे। अब इनको हम क्या बोलते हैं, दो तरह के टूल्स होते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। सबसे पहला मैक्रोलिथ, ठीक है। मैक्रो आप समझ गए होंगे, मैक्रो दैट बिगर इन साइज, बड़ा, और लिथ का मतलब होता है स्टोन। तो मैक्रोलिथ जो साइज में बड़ा हो और पत्थर का बना हो। और सेकंड आता है माइक्रोलिथ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, ठीक है, एंड नियोलिथिक। अब नाम से समझ तो आ रहा होगा, है ना। पेलियोलिथिक बहुत पुराने वाला, ऑल्दो पेलियोलिथिक भी अगेन 3 पार्ट में डिवाइड है, लोअर, मिडल एंड अपर पार्ट। ये 3 पार्टों में आपका इसको डिवाइड कर रखा है पेलियोलिथिक को भी। अब यहाँ पर देखोगे पेलियोलिथिक से मीसोलिथिक में और मीसोलिथिक से नियोलिथिक में बहुत शार्प चेंज आया हमारे लाइफस्टाइल में। यहाँ पर हम हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स का मतलब होता है कि जो दिन के समय शिकार करने निकलते थे, मतलब प्रॉपरली आपने जो एक इमेज बनाई होगी ना केव मैन के बारे में, तो वो जो केव मैन हुआ करते थे वो यहाँ पर हुआ करते थे पेलियोलिथिक के टाइम पे। लाइक मॉर्निंग में सारे लड़के लोग मिलके निकल गए शिकार करने, शाम तक शिकार करके ला रहे हैं और रोज मतलब ट्रैवल ही कर रहे हैं। उनका ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट ठिकाना है, केव्स में रह रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट केव मैन वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मीसोलिथिक में हम थोड़ा थोड़ा सेटल होना शुरू हुए, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा हमने हंटर गैदरिंग छोड़ा है और एग्रीकल्चर की तरफ बस कदम बढ़ाए हैं। और जब तक नियोलिथिक आया हम प्रॉपरली क्या हो गए, हम मॉडर्न मैन के कॉन्सेप्ट में आना शुरू हो गए, जहाँ पर मॉडर्न मैन मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ नाउ डेज, बट एक सेटल्ड पर्सन की तरह जो एग्रीकल्चर करता है, ठीक है, जिसके पास एनिमल्स है, जो एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा है, ठीक है, उसका घर बना हुआ है और सारी चीज़ें सेटल्ड है। तो केव मैन से लेके आपका एक एंशिएंट मैन की तरफ हम थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे। और इसी ट्रैवल के दौरान आपको बस इतना समझना है कि कौन सी साइट्स इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि इसमें से ज़्यादा ये डिटेल में तो नहीं पूछता, फैक्चुअल ओरिएंटेशन आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा इस टॉपिक में। इससे जैसे अगला टॉपिक है उसकी तो मैं प्रॉपर स्लाइड पिक्चर डाल के लाता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि वहाँ से आपका मेन एंशिएंट हिस्ट्री पिकअप करती है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूजुअली क्रैश कोर्स कराना होता है मेरे को तो डिटेल में पढ़ाने से मैं सारे टॉपिक कवर करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के पास कोई ऐसा ग्रे एरिया ना बच जाए कि जो हमेशा के लिए छूटा रहे। अगर मेन क्रैश कोर्स की बात होती है तो वो तो मैं सीधा इंडस से शुरू करता हूँ कि भाई आना वहीं से है, इससे बहुत कम आता है। स्टोन एज एक ऑब्सोलीट टॉपिक हो गया है यूपीएससी की, अगर मैं बात करूँ कोर यूपीएससी की, कि जहाँ पर स्टोन एज से बहुत ज़्यादा है। बहुत से टीचरों से आप बात करोगे ना तो वो बोलेंगे भी भैया स्किप करना चाहते हो तो स्टोन एज यू कैन स्किप। मैंने भी पहले दिन आके बोला था कि अगर स्किप करना चाहो रिवीजन तो यू स्टोन एज का आप सीधा स्किप कर सकते हो, बस 2 से 3 साइट्स का नाम याद रख लेना, बस वो कर लिया तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब आप इसकी बात करोगे पेलियोलिथिक की तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे ये लोअर, मिडल एंड अपर में ये डिवाइडेड है, 3 इसके हिस्से करे हैं। अब तीनों हिस्सों की खासियत क्या है वो हम यहाँ पर समझना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ टाइम पीरियड समझ लो। जो पेलियोलिथिक है ये आता है
मतलब 10,000 BC से पहले का, 10,000 BC जो है उससे जितना भी पीरियड पहले है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, आपका पेलियोलिथिक में आ जाएगा। ये वाला जो टाइम पीरियड है मीजोलिथिक, ये आएगा 10,000 से कहाँ तक, 6,000 तक। ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ आप लोगों को। और न्यूलिथिक कहाँ से आएगा, 6,000 से 4,000 BC तक आएगा। 4,000 के बाद कौन सा बताया था मैंने, एक बीच में गैप आपको देखने को मिलेगा। वो गैप क्यों था, क्योंकि हम हड़प्पा की शुरुआती स्टेट नहीं लेते, सिर्फ हम किसी भी सिविलाइजेशन का कौन सा टाइम पीरियड लेते हैं, जो उसका मैच्योर फेज होगा, जब वो अपने पीक में होगा। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको अभी लिंक नहीं समझ आ रहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं या कहीं से उसका डिल्यूजन चल रहा होगा, यार ये बात क्या चेक कर रहे हैं। हाँ देखो, ये दोनों साइड बाय साइड चले। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक रिसेंट एक्सकवेशन हुआ था इन तमिलनाडु, ठीक है। वहाँ पर ऐसा माना गया है कि इवन बिफोर दी क्या बोलते हैं आयरन एज, देयर वाज रेमिनेंस ऑफ आयरन। तो हमारा जो साउथ इंडिया है वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे आयरन एज जल्दी आ गया। अभी ये स्टडी चली रही है, अगर आप सर्च में मारोगे ना आपको मिल जाएगा ये वाला आर्टिकल, जिसमें वहाँ के जो सीएम थे स्टालिन, उन्होंने भी इस चीज़ को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करने की बात करी थी। क्योंकि एक वो चलता है ना, नॉर्थ साउथ का टसल चल रहा है हमारे इंडिया में। नॉर्थ वाले अपनी हिस्ट्री को थोड़ा ऊपर बताने की कोशिश करते हैं, साउथ वाले अपनी हिस्ट्री को, ठीक है। और आर्यन द्रविडियन कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत समय से है हमारा। आर्यन द्रविडियन के बारे में पता है कोई ऐसा जिसको ये दोनों टर्म्स ही नहीं पता? आपको नहीं पता, और कोई पता है? नहीं पता। नेशनल एंथम पता है, उसमें यूज करते ना ये वाला टर्म, बताओ। करते हैं, द्रविड़ टर्म यूज की नहीं करते? कहाँ से आया वो टर्म? देखो ये बात होती है कि ओरिजिन से जितना भी नॉर्थ इंडियन है या नॉर्थ इंडियन है, उनका माना जाता है कि दे ओरिजिनली केम फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से, हाँ, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। अगेन द्रविडियन मीन्स जो ओरिजिनली इंडिया में, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पहले से रह रहे थे, मतलब इवन बिफोर आर्यंस हम ये मानते हैं कि कुछ लोग इंडिया में सेटल्ड हो रखे थे। ऑल्दो अगर इंडिया की बात करोगे, वैदिक सोसाइटी जो है वो आर्यन के इन्वेजन से होगी। अभी हड़प्पा बताऊंगा, ऐसा भी माना जाता है कि हड़प्पन लोग भी द्रविडियन हो सकते हैं। मतलब इट इज़ नॉट कि कट थ्रोट हम कह दें कन्फर्मिटी से, बट एक माना जाता है कि जैसे ये वाला पार्ट है पाकिस्तान इंडिया, ये वाला जो पार्ट है ना जहाँ पे हड़प्पा हुआ करता था, तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग सेटल हो रखे थे दोज वर हड़प्पन्स। फिर जो आर्यंस आए थे वो सेंट्रल एशिया से इधर की तरफ ट्रेवल करे, ठीक है, और यहाँ पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने उन लोगों के साथ जेनोसाइड किया, भगाया। तो कुछ लोग साउथ इंडिया की तरफ चले गए, एंड दैट साउथ इंडिया में जो जाके सेटल हुए वही द्रविडियन कहलाए गए बाद में, ठीक है। फर्क एक सिंपल इतना सा होता है कि इन दोनों में नाक का फर्क होता है। एक जो प्राइमरी फीचर जो बताया जाता है बिटवीन आर्यंस एंड द्रविडियन, दैट इज दी पॉइंटेड नोज। जो आर्यन रेस है उनकी नाक थोड़ी ऊंची है, लंबी, मतलब पॉइंटेड ज़्यादा है ना। नाक का कॉन्सेप्ट होता है ना नॉर्थ इंडियन वालों में कि नाक नहीं कटनी चाहिए, वो नाक है तो नाक नहीं कटनी चाहिए इसलिए बोलते हैं। और द्रविडियंस को अगर हम टर्म बोले तो एक हम अनासा भी बोलते थे। अनासा मतलब द पीपल हु डोंट हैव पर्टिकुलर नोज, मतलब दैट सिग्निफाइड नोज, ठीक है, जिसकी उठी हुई नोज ना हो। जो भी नॉर्थ इंडिया में रहता होगा उसने देखना कि नाक एक बहुत अच्छा फीचर आपको देखने को मिलेगा। पर जैसे जैसे आप साउथ इंडिया की तरफ जाना शुरू करोगे, ये नेजल फीचर थोड़ा सा कम होने लगेगा। हाँ सिविलाइजेशन आया था ये सिंध वाले रीजन में, वो डिफरेंट था नीचे साउथ के कंपैरिजन में, वहाँ पे चीज़ें लेट हुई या हाँ, देखो पहले की तरह नहीं था ना हमारा, पहले तो बहुत लंबा गैप था। सोचो जो हड़प्पन्स थे वो कभी इंडिया में अंदर आए नहीं, गंगा तो उन्हें पता ही नहीं थी। अगर आप बात करो गंगा का जो एक्सकवेशन या गंगा को जो ढूंढा गया तो बहुत लेट में ढूंढा गया था। गंगा फ्लो करती थी, ऐसे नहीं गंगा फ्लो नहीं करती थी। इवन अगर मैं आपको वैदिक सोसाइटी के बारे में एक छोटा सा रेफरेंस देता हूँ, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी है, जैसे मैंने बोला ना बाद में गॉड्स चेंज हो गए, आपको क्या लगता है वेदों में गंगा के बारे में कितनी बार जिक्र किया होगा? जबकि आज के टाइम पे सबसे होली रिवर, सबसे सीक्रेट रिवर हमारी क्या है? गंगा। गंगा से पवित्र हम किसी को मानते हैं? नहीं मानते ना, हिंदू कल्चर में गंगा से पवित्र किसी को माना नहीं जाता। बट सोचो वेदों में गंगा का कितनी बार जिक्र होगा, अंदाजा लगाओ, चलो रैंडम, एक बार, 100 बार,
एक ही बार, यस, एक या दो बार ही हुआ है बस वैदिक में। तो वहां तक तो लोग आए नहीं थे, वो बाद में इंडिया में इधर आने शुरू हुए। अब वही है कि इतना लॉन्ग स्पेस है ना कि हम कंफर्मिटी से कह भी नहीं सकते। जैसे मैंने वो वाला बताया, अभी आप लोग सर्च मारने वाला आर्टिकल घर जाके कि साउथ इंडिया में आयरन एज पहले आया था क्या नॉर्थ इंडिया के मुकाबले, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो कब खोजा गया था, 1000 बीसी में खोजा गया था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है जो अभी रिसेंट एक्सकवेशन हुआ है तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखो हमारी जो हिस्ट्री है ना वो कंटिन्यूसली इवॉल्व इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता पूरी हिस्ट्री में क्या लिखा है। हम लोग भी सारे के सारे जो भी हिस्टोरियंस होते हैं वो डिडक्ट करते हैं चीज़ों से, उनको जो एग्जाम्पल मिले वो उसके अराउंड एक कहानी बनाने की कोशिश करते हैं कि यार शायद ये हुआ होगा, ठीक है। वो कहानी अगर फिट बैठी तो हम दुनिया को पढ़ा देते हैं कि देखो ये हुआ। अब जहाँ पर कहानी फिट नहीं बैठ रही, जहाँ पर हमें उतने एविडेंसेस नहीं मिल रहे, वहाँ पर वो भी चुप है और हम भी चुप है। जैसे आज तक किसी को ज्योग्राफी पढ़ते हो गए बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा? मेरे से एक छोटे बच्चे ने पूछा था कि वो मास आया कहाँ से था, कि ठीक है मैं समझ गया, देयर वाज अ टाइनी बॉल कॉल्ड सिंगुलैरिटी, इट एक्सप्लोडेड हैविंग अ मास एक्सप्लोजन 10 टू द पावर 50 जूल्स की एनर्जी निकली वगैरह वगैरह, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, सब समझा दिया मैंने उसे 1.5 घंटे में। आखिरी में उसका एक सवाल था कि वो मास कहाँ से आया। और किसी ज्योग्राफी वाले टीचर से पूछ लो, क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी रहा है, किसी ज्योग्राफी वाले टीचर से पूछ लो, उसको खुद नहीं पता कहाँ से आया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम अजम्पशन मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो जो अजम्पशंस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो धीरे धीरे क्यों खत्म कैसे होंगे, जितना ज़्यादा एक्सकवेशन होगा, जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी, रिसर्च होती रहेगी वो एक्सकवेशन होंगे। जैसे अभी तमिलनाडु वाला मैंने आपको बताया, अब इसमें कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा, एएसआई कुछ तो बताएगी। अगर वो हमारी इंडियन टाइमलाइन के साथ मिला दे तो क्या पता आपकी जो हमने पढ़ी है हिस्ट्री वो चेंज हो जाए। सोचो, जिस दिन हड़प्पा की स्क्रिप्ट फाइंड आउट हो गई तो जितनी हिस्ट्री पढ़ी है वो पूरी चेंज हो सकती है। दुआ करना है कि ना ही डिसाइफर हो। अगर डिसाइफर हो गई, सोचो तुम्हारे टाइम पे रहते रहते होगी तो फालतू का सिलेबस बढ़ जाएगा, क्योंकि यूपीएससी तो पूछेगा और चित्र बना के पूछेगा इसमें क्या लिखा है बताओ जरा, ठीक है। तो मैं तो जैसे हम लोग तो बड़ा परेशान हो जाते थे, और जब से मोदी जी आए तब से तो ज्यादा कि यार ये हर दूसरे महीने कोई यात्रा कर देते हैं, ये फिर सिलेबस बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तुम लोगों को पता नहीं है कि हर एक टूर हम लोगों के लिए कितना खतरनाक होता है। हर एक टूर के बारे में जब आप पूछोगे ना इंटरव्यू में कभी बैठोगे, अभी तो तुम्हारा बस ये है कि स्क्रैच ये सब तुम्हें टफ लग रहा है ना, आओ कभी मीन्स क्लियर करके इंटरव्यू देने, खाल नोच देते हैं वो बैठ के खाल। मजाक नहीं कर रहा, सही में। जब आप प्रिपेयर भी करोगे ना आपको खुद लगेगा कि यार सामने वाला बंदा कुछ भी चीज पूछ सकता है, हजारों चीजें पूछ सकता है, बट अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलोगे तो पकड़ सकते हो कि वो कहाँ तक पूछेगा। ह्यूमन तो सेम ही है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी तो सेम ही है, आराम से पकड़ सकते हो उसे। चलो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पेलियोलिथिक की एक खासियत और है कि यहाँ पर हम हंटर्स थे, ठीक है। मीजोलिथिक में ट्रांजिशन कर रहे थे, हंटर्स भी थे और हर्डर्स भी थे। हंटर्स और हर्डर्स पता है क्या फर्क होता है? हंटर्स मतलब जो सिर्फ शिकार करके खा रहे हैं, लाइक ओजी केयर में। हर्डर्स क्या होते हैं? जो भेड़ बकरी अपने साथ रखते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, कि भाई अपना भेड़ बकरी को अपने साथ रखो। तो आप देखोगे कि एक सडन चेंज आया, पहले वो क्या कर रहे थे, अपने साथ भेड़ बकरी नहीं रख रहे थे, जो मिले काटा खाया, ठीक है। ये जो पेलियोलिथिक टाइम था यही वो टाइम था जब एक फायर, आप सबने सुना है ना, अब फायर की इन्वेंशन हुई है कि डिस्कवरी हुई है बताओ? इन्वेंशन हुई है, डिस्कवरी हुई है। हाँ जी, उधर पे बताओ, इन्वेंशन हुई है फायर की कि डिस्कवरी हुई है? आप फर्स्ट क्लास में थे? नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं, देन इट्स ओके। आप दोनों थे फर्स्ट क्लास में? ठीक है, आप दोनों के जान दो, जो थे वो बता दो। वो पहले से प्रेजेंट थी, बस दोबारा निकाली गई है। इन्वेंशन और डिस्कवरी में बस इतना ही फर्क है। अगर कोई चीज़ पहले से प्रेजेंट है नेचर में और आप बस उसे ढूंढ के निकाल रहे हो तो डैट इज डिस्कवरी। कोई चीज़ पहले से प्रेजेंट नहीं है, आपने बनाई है, तो इन्वेंशन कही जाएगी, कि मतलब जो नेचर में था ही नहीं और आपने बना के उनको दे दिया। क्लियर? तो अगेन
यहाँ पर हंटर गैदरर्स प्लस हर्डर्स ये दोनों होंगे, और यहाँ तक आ गए हम फूड प्रोड्यूसर। तो आप एक बेसिक सी चीज़ समझ पाओगे, ट्रांजिशन जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। शिकारी, फिर संभाल के रखने वाले, और फिर खुद से ग्रो करने वाले, मतलब फूड प्रोड्यूसर। मतलब यहाँ पर हम न्यूलिथिक में हम एग्रीकल्चर की तरफ बहुत आराम से पहुंच चुके थे। अब इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं पेलियोलिथिक के बारे में, एंड अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जस्ट एक हेडिंग डालना पेलियोलिथिक। ऑल दो इसके नोट्स में आपको वैसे भी प्रोवाइड कर दूंगा, बस कुछ चीज़ें हैं अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, है ना, बैठे बैठे बोर नहीं हो गए हो, हाथ सो नहीं गया हो तो लिख लो। ठीक है, तो इसमें लिखो फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल वाज डिस्कवर्ड बाय। इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है यूकेपीएससी थोड़ा ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस फुटे। रॉबर्ट ब्रूस फुटे, ठीक है। और कौन सा था वो टूल? दैट इज पल्लवरम हैंड एक्स, मतलब पल्लवरम से पाई गई थी ये, PALLAVARM, पल्लवरम हैंड एक्स, ठीक है। हाथ की जो कुल्हाड़ी होती है, एक्स को कुल्हाड़ी बोलते हैं आई थिंक, है ना, तो हाथ की जो कुल्हाड़ी है वो पाई गई थी, और वो कहाँ से पाई गई थी? पल्लवरम से पाई गई थी, ठीक है। अगला लिखो, जो पेलियोलिथिक में जो पेलियोलिथिक रेस थी, मतलब पेलियोलिथिक के टाइम पे ह्यूमन हिस्ट्री के, या फिर आप बोल दो कि ह्यूमन इवोल्यूशन की कौन सी रेस चल रही थी, तो डेट इज नेग्रिटो। पेलियोलिथिक मैन ऑफ इंडिया ऐसे लिखना, पेलियोलिथिक मैन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू, पेलियोलिथिक मैन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू नेग्रिटो रेस, NEGRITO, नेग्रिटो रेस, मोर लाइक एन अफ्रीकन, ठीक है। नेग्रिटो रेस, NEGRITO, नेग्रिटो रेस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इन द लेटर एज ऑफ पेलियोलिथिक, या इन द लेटर फेज ऑफ पेलियोलिथिक, they get to know about fire। मतलब इनको कब पता लगा फायर के बारे में? पेलियोलिथिक के एंड जो फेज की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है, जो एंड रहा होगा तब जाके हमें पता लगा फायर के बारे में। और अब खुद बताओ, ये आप लोगों से पूछता हूँ मैं, इतना कॉमन कंसेंसस तो आप बना ही सकते हो, या कॉमन सेंस इतना होगा कि वंस अ पर्सन नो अबाउट फायर, उसके फूड हैबिट में क्या चेंजेस आए होंगे? पका के खाने लगा होगा, और कुछ चेंज आया होगा लाइफस्टाइल में, ठीक है। और है, हाँ, जानवरों से बचने के लिए, गुड, ठीक है, प्रोटेक्शन के काम आ गया। और है ठंड से बचने के लिए, क्योंकि आइस एज से जल्द अभी निकले हैं, हाँ ठीक है। और उजाले के लिए गुफाओं में, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, अभी आप लोगों को एक और चीज़ पता लगेगी कि ह्यूमन हिस्ट्री में दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत रिमार्केबल रही है, मतलब उनसे ज़्यादा खतरनाक इन्वेंशन या उनसे ज़्यादा खतरनाक डिस्कवरी कोई नहीं है। तो डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है, जिसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अगला आएगा इन्वेंशन ऑफ व्हील, हम उसको डिस्कवरी ऑफ व्हील नहीं बोलते, इन्वेंशन ऑफ व्हील बोलते हैं, फॉर ऑब्वियस रीजन। जैसे ही इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ है, सडन बूम आ रहा है लोगों की सोचने की कैपेसिटी में। अगर आप लोगों ने क्लास 11th या 10th में साइंस रही होगी आपकी, ठीक है, या अगर आप ICSE बोर्ड से हो तो आपने इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ा होगा, और इवोल्यूशन ऑफ मैन में आपने पढ़ा होगा कि देयर आर डिफरेंट मैन इवॉल्व करते टाइम। जैसे आज के टाइम हम क्या है, होमोसेपियंस, ठीक है। आप लोग जो एक कॉमन वो सुनते होंगे जैसे मिलेनियल्स, जेनजी, यहाँ पे मोस्टली जेनजी बैठे होंगे आई थिंक, है ना। मुझे तो बड़ा दुख होता है, तुम सब में मैं भी काउंट हो जाता हूँ, बताओ। ऑल्दो आई नेवर बिहेव लाइक अ जेनजी। ऐसा मतलब क्यों है कि जेनजी बेचारे इतने बदनाम हो रखे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? है हरकतों की क्या हरकतें हैं तुम्हारी ऐसी? ऑल्दो आई बिलीव जेनजी आर डूइंग वेरी गुड, मतलब इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मिलेनियंस डोंट डू दैट गुड।
जेनजीज का एक बहुत सिंपल सा, मतलब मैंने जो पढ़ा है स्टडी में, वो तो इतना ही पता लग पाया कि जेनजीज अपने पे ज़्यादा फोकस करते हैं rather than on giving something to others. They prioritize themselves और that is a very good thing. मिलेनियल्स का तो दुख ही अलग है ना? मम्मी पापा सब देख ही सकते होंगे कि अपना कुछ हो ना हो, दूसरों के लिए तो पूरा एकदम दिल खोल के दे देंगे। बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं पूरे ह्यूमन हिस्ट्री के एवोल्यूशन की, तो बहुत छोटा सा एक सैंपल साइज हो गया, जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, ठीक है। अभी 2025 के बाद कौन सी जनरेशन शुरू हुई है बताओ? अल्फा पक्का कि गामा, बीटा? अच्छा बीटा नहीं, जीटा है वो, जीटा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज रख लो आसपास का, है ना? मणिपुर में बॉर्न हुआ था वो लड़का जो सबसे छोटा था। मतलब अब ये ऐसे नहीं है कि आपसे एग्जैक्ट यही पूछा जाए कहाँ बॉर्न हुआ था, बट जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी किसी चीज़ को लेके, दैट शोज कि आप उस समय अवेयर होके पढ़ रहे थे, है ना? तो 2025 से एक नई जनरेशन शुरू हुई है। अच्छा कहाँ से कहाँ तक होती है ये मिलेनियल्स, कहाँ से कहाँ तक है जेनजी? जैसे आप लोग जेनजी हो, कहाँ से कहाँ तक के लोगों को जेन 7 पक्का कि 12? हाँ भाई जेनजी लोगों, बेइज्जती करा रखे तुमने मेरी भी। मैं अपने आप को मिलेनियल में काउंट करने लग गया कि मैं हुई नहीं। 1997 से लेके 2012 वालों को जेनजी बोला जाता है। आई डोंट नो व्हाई 97 वाला क्यों लिया, मैंने 2000 से ले लेते यार, मैं बच जाता। ठीक है, 2012 से लेके 2025 वालों को क्या बोला जाता है? जेन अल्फा। और उसके बाद वालों को जी। ठीक है, बस ये ध्यान रख लेना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है। अगर हम पूरी स्पीसीज की बात करें तो हम सब होमो सेपियंस है। वैसे बोला जाता है कि जो आने वाले हैं जीटा के बाद जो भी आएंगे या जीटा से, ये होमो सेपियंस सेपियंस होंगे। अब ये भी अगेन साइंटिस्ट ने अपना अपना इसमें पर्सपेक्टिव निकाला है। आप लोग उस चीज़ में मत घुसना कि होमो सेपियन सेपियन में क्या फ़र्क होगा। बट थ्रू आउट द टाइम इस तरीके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैन, मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मैन, डोंट वुमेन डोंट गेट ऑफेंडेड है। मतलब वो इवोल्यूशन के टाइम पर उन्होंने ज़्यादातर मैन ही यूज़ किया है, मेरे टीचरों ने भी, तो मेरे मुंह से भी निकल जाता है। ठीक है, तो जो ह्यूमंस थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल अभी होमो सेपियन है, इससे पहले होमो इरेक्टस थे, उससे पहले होमो हैबिलस थे। स्टोन एज के टाइम पे आपको 2-3 मिल जाएंगे, राणा पिथेकस या ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाले जो जितने भी हैं, ये इवोल्यूशन हमारा हुआ है। तो इवॉल्व करते करते आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ा है यहाँ पे या सोशियोलॉजी पढ़ रहा है? कोई है ऐसा? ठीक है, सोशियोलॉजी में बहुत सारी सोसाइटी कैसे बनी है वो सारी थ्योरीज है। एंथ्रोपोलॉजी है किसी का ऑप्शनल, क्या किसी ने सोचा एंथ्रो लेने का? चलो छोड़ो, रहने दो, परेशान हो जाओगे बेचारे रात, नहीं तो रात में सो नहीं पाओगे। चलो पेलियोलिथिक के जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिख लो हिंदी में भी। पहला लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, दे वर हंटर गैदरर्स। ठीक है, इन लोगों को हंटर गैदरर्स माना जाता था। ये क्या करते थे? ये शिकार करते थे, मतलब खाने के लिए शिकार करा जाता था। बस इतना ध्यान रखना, सिंगल सिंगल पॉइंट करके भी लिखोगे आपको याद रहना चाहिए, बस ऐसे नोट्स बनाओ। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे यूज अ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्ट्जाइट। उस समय जो हार्ड रॉक यूज हुआ करती थी बड़े वेपन्स के लिए, कौन सी हुआ करती थी? क्वार्ट्जाइट यूज हुआ करती थी। क्या इस समय के लोग कम्युनिकेट कर पाते थे एक दूसरे से? किसी भाषा का उपयोग करते थे? नहीं करते थे। किस तरह के इशारे करते होगे? है भंडी की तरह साइन लैंग्वेज। मैं तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ जो बिल्कुल ऐसे 11th 12th के होते हैं, उन्हें बोलता हूँ, मतलब ऐसे ही बताने के लिए, बाहुबली देखिए, बोलते हैं हाँ,
उसमें वो जो भाषा नहीं बोलता टिंग डुंग 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 डुंग, मैंने वो वाली भाषा यूज करा करते थे, बट ऐसी कोई भाषा नहीं होती। ध्यान आगे आप लोगों को बताऊं, वो भी एक नई भाषा बन गई है अब। जो मूवी की भाषा है वो एक्चुअल में एक नई भाषा बन गई है अब। सोचो क्या क्या कर देते आप लोगों का सिलेबस बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला चीज लिखना है यहाँ पे, कुछ नहीं थी, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन वर नॉट यूज्ड। अरे यार हाँ, इसका नाम मेरे को याद था, मैं भूल गया। मैंने तब पढ़ा था करंट अफेयर की किताब में, अब मैं भूल गया, एक बार सर्च मार लेना मिल जाएगा आपको। हाँ ये ऐसे यही बोलते थे वो ठुक ठक ठक ठक। ठीक है, अब लिखना है इसमें, एक इम्पॉर्टेंट साइट है भीमबेड़का, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तीनों स्टोन एज के बारे में आपको देखने को मिला है। भीमबेड़का इज वेरी इंपॉर्टेंट, भीमबेड़का की गुफाएं, ठीक है, जो कहाँ पर पाई जाती है, कौन से स्टेट में हमारे, महाराष्ट्र, एनीबडी एल्स, तुक्का लगा लो, मध्य प्रदेश, हाँ जी, और कोई ऑप्शन दो, केबीसी खेलूं तुम्हारे साथ या मैं। हाँ मध्य प्रदेश, दैट वाज मध्य प्रदेश, याद रखना, ठीक है। तो भीमबेड़का की जो गुफा है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा भीमबेड़का में, पेंटिंग्स, ठीक है, वो जो आपने देखी होंगी ना पेंटिंग्स, वो कुछ इस तरीके से बनाते थे, इस तरीके से ह्यूमन, ऐसी जो पेंटिंग्स होती थी, ऐसी जो कलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी भीमबेड़का की गुफाओं में, वो आपको पेलियोलिथिक टाइम की देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगला लिखो, मोस्ट ऑफ द साइट्स वर लोकेटेड नियर अ वाटर रिसोर्स। ज़्यादातर जो साइट्स है वो कहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको, पानी के स्रोत के पास देखने को मिलेंगी, जितनी भी देखने को मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द साइट्स वर लोकेटेड नियर वाटर रिसोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है और ये सबसे ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट साइट्स मैप में आपको मार्क डाउन करने के लिए, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के आपको नाम बता रहा हूँ, आप बस इनको लिखते जाओ, ठीक है। फटाफट लिखना क्योंकि थोड़े ज़्यादा है और एग्जाम्पल में वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहला है भीमबेड़का इन मध्य प्रदेश, ये लिख चुके हो आप, अगर अलग से भी लिखना चाहते हो तो दैट इज अप टू यू। सोआन वैली, SOAN, सोआन वैली एंड पोट्टावर प्लेट्यू, सोआन वैली, SAON, सोआन वैली एंड पोट्टावर प्लेट्यू, POTWR, पोटवर प्लेट्यू, सोआन वैली एंड पोटवर प्लेट्यू। अगला लिखो, शिवालिक हिल्स इन नदर्न इंडिया, शिवालिक हिल्स आपके सबसे करीब कहाँ पे दिखते हैं आपको बताओ। ठीक है बोलो। हाँ हमारे आसपास, जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सबसे करीब कहाँ पर देखने को मिलेंगे, हरिद्वार, मसूरी, मसूरी में शिवालिक है कि मिडल है, लेसर, मसूरी जो रेंज है जो आपके इधर वाली साइड पड़ती है, मतलब ऑन योर लेफ्ट देर इज मसूरी रेंज, तो आपकी मिडल होगी। और अगर आप राइट में जाओगे ऋषिकेश साइड, ठीक है, माय होमलैंड, तो वहाँ पर आपको शिवालिक देखने को मिलेगी। तो शिवालिक में भी आपको क्या देखने को मिले हैं, मतलब पेलियोलिथिक साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगला, आदमगढ़ हिल्स इन नर्मदा वैली, ADAM, आदमगढ़, अब आदमगढ़ तो नहीं होगा, आदमगढ़ ही बोलेंगे हम इसे, ठीक है। आदमगढ़ हिल्स इन नर्मदा वैली। हुंसगी, HUNSGI, हुंसगी इन कर्नाटका, हिंदी में लिखना थोड़ा टफ होता है इन्हें, बट क्या करें, हुंसगी इन कर्नाटका, HUNSGI, हुंसगी। और हिंदी वाले फिगर आउट कर लेना, मेरी हिंदी उतनी ही अच्छी है जितनी इंग्लिश। अगला है, अब ये चेन्नई के पास पाई जाती है तो नाम थोड़ा टफ होगा, अत्रामपक्कम, ATTRI, ATTRIMA,
KKM। बात पढ़ते पढ़ते चाय रख दी थी इसमें। हाँ, इन चेन्नई। बोरी इन महाराष्ट्र। मैं टिक लगवा दूंगा आप लोगों को कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए एग्जैक्टली, उनको तो जरूर याद कर लेना। बोरी इन महाराष्ट्र। सोन वैली, SON, सोन वैली। और ये वो वाला सोन नहीं है जो इंडिया में पड़ता है, मॉडर्न डे इंडिया में, ठीक है। ये वो वाला सोन है जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो सोन वैली, या इसे हम सोहन भी बोलते हैं। सोन वैली लिखा आपने स्लैश करके सोहन भी लिख देना, इसे सोहन, SOHAN, सोहन। इट इज इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में पाया जाता है। फिर अगला लिखो बेलन वैली, BELAN, बेलन वैली। बेलन वैली ये पड़ता है आपका यूपी में। फिर लिखो दिदवाना, DIDWANA, दिदवाना, दिदवाना, दैट इज इन राजस्थान। एंड लास्ट है चिरकी नेवासा, CHIRKI, चिरकी नेवासा, NEWASA, नेवासा इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो दीज आर दी मेजर फेमस साइट्स ऑफ पेलियोलिथिक टाइम पीरियड। अब इसमें से देखो 3-4 को हाईलाइट कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल भीमबेड़का इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से पेलियोलिथिक नहीं तीनों तरह की साइट्स मिली हैं। दूसरा सोआन वैली जो मैंने आपको बताया सेकंड नंबर पे लिखवाई थी। तीसरा सोन वैली, ठीक है। चौथा बेलन वैली। बस ये 4 हैं जो अब तक बार बार पूछी गई है। बेलन वैली 2 से 3 बार रिपीट हुई है, जब भी क्वेश्चन आए थे बेलन वैली का आपको क्वेश्चन वहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगली एज पे आ जाते हैं, मेसोलिथिक एज, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस है तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़े से ज्यादा होंगे। इसके बारे में एक बस जनरल चीज आपको याद रखनी है, इट इज अ ट्रांजिशनिंग पीरियड, ठीक है। ट्रांजिशनिंग पीरियड मतलब जहां पर बहुत सारे चेंज होते हैं। तो ये जो पीरियड था किस किस के बीच में, पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा था, मतलब जो चेंज आ रहा था, सडन चेंज आ रहा था, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब क्या क्या चेंज आए, अगेन मैंने बताया, हेयर वी आर केवमैन, हेयर एटलीस्ट वी आर सेटलर्स, कि भाई हम लोग आराम से सेटल्ड हैं, बैठ के अपना काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो एक केवमैन से एक सेटलर बनने में क्या क्या चीज़ों के थ्रू हमको गुजरना पड़ा है। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है यूज ऑफ सोफेस्टिकेटेड टूल, मतलब जो हमारे टूल बनाने की शैली थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक्स बनाई है, स्टोन एक्स, ठीक है, नॉट विद द आयरन, ठीक है, स्टोन के टूल आपने बनाए हैं तो पत्थर अच्छे ले रहे हैं। जैसे आप लोगों ने एक पत्थर का नाम भी सुना होगा, दैट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द लावा, उससे बहुत अच्छे उसका नाम क्या मैं, हाँ नहीं इग्नियस नहीं, अरे वो एग्जैक्ट वो पत्थर का नाम था, बहुत बढ़िया स्टोन टूल बनते हैं उससे। मतलब उसके साथ एक खासियत होती है, अगर आप जोर से स्ट्राइक करोगे तो क्लीन कट आएगा पत्थर से, है। हाँ ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन वाइकिंग्स या उनके टाइम पे बहुत यूज होता था ये वाला। हम्म, हाँ उसकी खासियत ये होती है, अगर आप बहुत जोर से स्ट्राइक करोगे तो एकदम क्लीन कट आएगा, और धीरे स्ट्राइक करोगे तो वो एजेस बहुत वो कर देगा। तो वो ऑब्सीडियन जैसे, चलो यार अच्छा है तुम लोगों को ऑब्सीडियन के बारे में पता है। कैसे पता है वैसे ऑब्सीडियन के बारे में, गेम कौन से गेम में है? अच्छा माइनक्राफ्ट में, पता नहीं मैंने कभी खेला नहीं है, मतलब वर्थ है वो टाइम देना था ना उसमें, ठीक है फिर तो नहीं खेलूंगा। चलो सो नए नए हमने टूल्स बनाने की कोशिश करी है, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स मोर सोफेस्टिकेटेड टूल्स, मोर सोफेस्टिकेटेड इन टर्म्स ऑफ यूजेज। पहले हम क्या होते थे, बड़े बड़े पत्थर थे, बस जितना हुआ हल्का फुल्का उससे बना दिया। अब हर एक चीज़ को बहुत हम रिफाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी यूजेबिलिटी उससे बढ़े, ठीक है। आज के टाइम आप देखो हर चीज़ में इतना ज़्यादा नई नई टेक्निक्स आ गई कि उसके
मल्टी डायमेंशनल यूज आप करने लग गए हो। सो वही चीज़ हम यहाँ पे माइक्रो के साथ कर रहे थे। सो मैंने क्या लिखवाया आपको, क्या बोला मैंने पॉइंट, मोर सोफेस्टिकेटेड टूल्स, ठीक है। और लिख देना माइक्रोलिथ, फिर उसके नीचे लिखना माइक्रोलिथ स्मॉलर रॉक टूल्स, ठीक है। स्मॉलर रॉक टूल्स हमने यहाँ पर बना के तैयार किए हैं। नहीं नहीं नहीं, बस माइक्रो माइक्रो, इसमें एक ही था, माइक्रो ही था, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख लो कि इंसानों में क्या चेंज आए हैं। वी स्टार्टेड डूइंग प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, या प्रिमिटिव कल्टीवेशन, जिसे बोलेंगे प्राचीन कृषि, ठीक है। वी स्टार्टेड डूइंग प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, ठीक है। अब प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में बेसिकली होता क्या है कि नॉट एग्जैक्टली लाइक द मॉडर्न डे, आज के समय। अच्छा, आप में से कोई फार्मर फैमिली से है? हैव एनीवन सीन, मतलब कैसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया जाता है, देखा है? ओके। तो मेरे को ये बता, मतलब ऐसे तो मुझे पता नहीं कि मेरे को, मैं भी ज़्यादा नहीं करा, थोड़ा 1-2 साल ही करी है। बट क्या प्रोसेस होती है अगर एक क्रॉप को ग्रो करना होता है, वट वाज दी की प्रोसेसेस? कुछ भी। पहले जो मतलब पुराने बचा के रखते हैं ना, जो हाँ उसको कितने बोलते हैं, पानी लगाते हैं, फिर वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको वहाँ से उठा के जब रोपाई करते हैं हाँ हाँ, ठीक है। पानी तो हम किसी भी लैंड पे कर सकते हैं ये, कि पहले ज़मीन बनानी पड़ती है? तो उसके लिए मिट्टी अच्छी चाहिए होती है उसको। हाँ, तो वो मिट्टी कैसे बनाई जाती है? अगर मान के चलो मिट्टी में कुछ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है, फर्टिलाइजर्स डाला जाता है आगे, ये सब मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हमको किस तरीके से आपका खेती करनी है। बाद में एग्रीकल्चर में पता लगा यार इस जमीन में हमें ज़्यादा फर्टिलिटी मिल रही है तो यहाँ ये उगाते थे। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, हम बस क्या कर रहे थे, स्लैश एंड बर्न टेक्निक सुना है आप लोगों ने? स्लैश एंड बर्न टेक्निक वाज अ वेरी सिंपल टेक्निक यूज बाय द ट्राइबल पीपल और केवमैन पीपल। सो वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, वो किसी भी जगह जाते हैं ना, जैसे ट्राइबल्स है, अब वो मूव करते हैं। आजकल तो वैसे ऐसी कोई ट्राइब बची नहीं है जो प्रॉपर हंटर गैदरर्स वाले फॉर्म में जी रही हो, ठीक है। सब ने थोड़ा थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट, या सब सेटलर्स की तरफ आ गए, तो उन्होंने घर वर बना लिया, अपना खेत बना लिया और मस्त जी रहे हैं। बट अगर थोड़े टाइम पीछे जाते थे, वो क्या करते थे, वो मूव करते रहते थे, प्लेस टू प्लेस मूव करते थे। और जहाँ वो पहुंचे वहाँ पर एक पैच ऑफ लैंड, ठीक है, एक छोटा सा एरिया, वहाँ के सारे पेड़ काटे, जमीन को समतल किया, वहाँ पर खेती करी। खेती करने के बाद अब वो खेती कभी बाहर बेचने के लिए नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें होता है सब्सटेंटिव एग्रीकल्चर। सब्सटेंटिव एग्रीकल्चर होता है ओनली फॉर यूर यूज। जैसे गांव वगैरह में अभी भी कुछ घर ऐसे होंगे जो सिर्फ खेती इसलिए कर रहे हैं कि उनका साल भर का अनाज निकल जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना है, तो दैट इज कॉल्ड योर सब्सटेंटिव एग्रीकल्चर। तो ये लोग बस सब्सटेंटिव एग्रीकल्चर करा करते थे कि इतना हो जाए कि हमारा खाने का गुजारा हो जाए। क्लियर? तो ये जो सब्सटेंटिव एग्रीकल्चर करना शुरू किया उन्होंने खेतों, मतलब जंगलों में, तो काटा, उगाया, 1 साल यूज किया या 1.5 साल यूज किया, जब लगने लगा कि इसकी फर्टिलिटी खत्म हुई, उस जगह को जलाया और चले गए। इसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। काटने के लिए स्लैश और लास्ट में जाने के लिए बर्न कर गए। होता क्या है, जब बर्न करके जाते तो जो राख होती है, ऑब्वियसली बात है उसमें मिनरल्स होंगे, और वो राख उसकी फर्टिलिटी को दोबारा से बढ़ा देती है, और वहाँ पे दोबारा से फॉरेस्ट ग्रो हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इस तरह का एग्रीकल्चर ये लोग करते थे, मतलब इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव या मोस्ट क्रूड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट यू कैन सी। मॉडर्न डे एग्रीकल्चर तो आपको पता है कि किस तरीके से होता है ना, फर्टिलाइजर्स डालो, यूरिया वगैरह, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एनपीके आ गया, मतलब एनपीके रेशियो हम निकालते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, और फिर उसके हिसाब से बहुत सारे खेती कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के बारे में समझ आया। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर हुआ करता था, साथ में हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है। जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाते हो, यू आर नॉट डूइंग एग्रीकल्चर, यू आर डूइंग हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और ध्यान रखना, एज पर इंडिया सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी में मिलती है एमएसपी का, ठीक है।
अगला लिखो लोग कैसे हुआ करते थे। शुरुआत में तो हंटिंग, मैंने बोला ट्रांजिशन है, तो हंटिंग लिखो, सेकंड फिशिंग लिखो, फिर फूड गैदरर्स, एंड इन दी लेटर पार्ट दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल। लेटर फेज में उन्होंने क्या करना शुरू करा, डोमेस्टिकेट करना शुरू करा, मतलब जो जानवर है उन्हें अपने घर में पालना शुरू कर दिया। पहले क्या होते थे, जानवरों को वो पालते नहीं थे। क्यों नहीं पालते होंगे, आता नहीं होगा, अच्छा पालना आता नहीं होगा, ठीक है। हाँ, चलो देखिए ये भी हो गया। अगेन और कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि यार ये एक्सप्लेन कर पाएगा, और डरा मत करो कुछ भी बोलने से पहले। बहुत से लोगों का मेरे को पता है हेजिटेशन होती है, हेजिटेट मत करना है, मतलब एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन टाइम पे तो बेशरम हो जाओ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब बहुत बेशरम है आज के टाइम पे, कुछ भी पूछ लेते हैं मेरे से। और मैं हर किसी को बोलता हूँ कि तुम में सवाल पूछने की टेंडेंसी होनी चाहिए यार, ठीक है। तो कोई भी अगर फालतू का भी पॉइंट आए तो बोल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मेरे एंड से तो कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, एज लॉन्ग एज आपकी लैंग्वेज अच्छी हो एंड इट शुड नॉट डिमीन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, आई एम ओके विद दैट। ठीक है, उनके साथ धीरे धीरे फेमिलियर होना। और कोई, क्यों नहीं डोमेस्टिक, प्रोटेक्शन के लिए, हाउ डू एनिमल प्रोटेक्ट, लाइक गाय हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगी, कुत्ता करेगा, ठीक है। चाइना में तो कुत्ते प्रोटेक्टेड नहीं है। हाँ जी, गुड। हाँ, वो ट्रांजिशन जो हो रहा है उसमें, मतलब उनकी यूजेबिलिटी के हिसाब से आप बोल रहे हो, गुड। IRS चाहिए क्या तेरे को, हर चीज में इकोनॉमिक्स घुसेड़ देती है। वैसे ले सकते हो तुम IRS, बढ़िया रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादातर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। अच्छा तो है, देश को एक अच्छी IRS ऑफिसर मिलेगी। मेरे कहने से अगर देश का भला हो रहा है तो क्यों ना हो भाई। हाँ भाई, और कोई पॉइंट? हम्म, यस, जो भी आप लोगों ने पॉइंट्स बोले हैं 2000 मतलब करेक्ट पॉइंट, ठीक है। यही सब पॉइंट ऑफ व्यू है जो कोई एक नॉर्मल इंसान भी देगा या कोई एक टीचर भी बताएगा आपको कि भाई डोमेस्टिकेट करने के पीछे कारण यही था कि भाई धीरे 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 उनकी यूजिबिलिटी बढ़ती, और जैसे हम एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर क्या होता, उनका यूज़ होता। अब जैसे बैल है, ठीक है, बैल चाहिए हमें, और मैंने क्या बताया पहले, सिर्फ हम हंटर गैदरर्स थे, तो हंटर गैदरर्स दे वर ऑलवेज इन स्मॉल ग्रुप्स, दो चार लोग, दो चार फैमिली, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं हुआ करते थे, दो चार लोग हुआ करते थे। अब वो एक साथ एक ग्रुप बन रहे हैं, एक सोसाइटी बन रहे हैं, ठीक है। जब वो एक सोसाइटी बन रहे हैं तो उनका जो लोग हैं बहुत सारे हो गए, बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो उन सबको एक साथ लेके चलना है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि सबको ठा के कंधे पे लेके एकदम चली ले, सारे ही अल्फा मैन हो, ठीक है। चलो एक निकल गया पूरे पूरे मतलब गाँव में से एक अल्फा मैन निकल गया, बट सारे थोड़ी ना होंगे। तो इतने सारे लोगों को एक साथ लेके चलने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो तब भी हमने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। थर्ड लिखो, सेमी परमानेंट और टेम्पररी सेटलमेंट्स, मतलब जो इनकी रहने की जगह हुआ करती थी, दे वर टेम्पररी। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों में अभी भी होता है, ठीक है। ज़्यादा पहाड़ी इलाकों की बात करोगे तो जब सर्दियाँ आती हैं वो यूजुअली नीचे आ जाते हैं, गर्मियाँ आते हैं पहाड़ों में ऊपर चले जाते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स जितनी भी होती हैं वो सब यही करती हैं, ठीक है। तो उनका गर्मियों के घर अलग होते हैं और सर्दियों के घर अलग होते हैं, तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सेमी परमानेंट और टेम्पररी सेटलमेंट्स। अगला, यूज ऑफ बो एंड एरो, ठीक है। बो एंड एरो का हम यूज करने लगे, मतलब धनुष बाण का हम यूज करने लग गए टू हंट। पहले मैंने बताया ना हम कैसे हंट करते थे, बाय हैंड टू हैंड कॉम्बैट हंट करते थे या भाले से हंट करते थे। अब हम थोड़े एफिशिएंट हो रहे हैं, ठीक है, एफिशिएंट हो रहे हैं विद, मतलब जैसे जैसे स्किल्स हमारी बढ़ रही है, तो हमने स्टोन को बिल्कुल एकदम ग्राइंड करके एक लकड़ी पे लगाया और तीर बनाया। अब तीर को फेंकने के लिए हमने धनुष भी बनाया, और देन फिर हम उससे हम हंटिंग करने लग गए। तो अब हमारे लिए हंटिंग करना और ज़्यादा ईजी हो गया, आसान हो गया, ठीक है। अगला लिखो, बरियल्स वर ऑब्जेक्ट, ओकेजनल बरियल्स। बरियल पता है, किसी को दफनाना,
ये जो दफनाने वाली प्रथा थी, ये आपको देखने को मिली कि हाँ, जो भी मर गया, जो भी व्यक्ति मर गया, उसको दफनाया जा रहा था। ठीक है, जितनी भी देखो क्रीमेशन सेरेमनी होती है ना, हर एक रिलीजन की, उनके पीछे कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहता ही रहता है। ठीक है, जैसे आप अगर बोलो क्रिश्चियन लोगों में कॉफिन में दफनाया जाता है। ठीक है, मुस्लिम लोगों में नॉर्मली दफनाया जाता है, हिंदुओं में जलाया जाता है। अब ये क्यों होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो रिलीजन है वो रीजन की वजह से चेंज होता है। रीजन मतलब जगह, जिस जगह पे वो रिलीजन पनपा है, वहाँ से उसकी बहुत सारी थ्योरीज निकलेंगी। जैसे सिंपल शॉर्ट एग्जांपल, हिंदुओं में गाय का मांस खाना बैन, बीफ कंजप्शन इन बैन, वाई? मैं चाह ही रहा था आप में से कोई बोले गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं है। पर्याप्त संसाधन भी थे, बट स्टिल ना, लोगों ने देखो पर्याप्त संसाधन थे हम पे, फिर भी चिकन खाया, मटन खाया, भालू भी खाया। ठीक है, लोग जंगली सुअर भी खाते हैं, सब खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं खा रहे। सिर्फ गाय को क्यों नहीं खा रहे? अगेन मैं आपको एकदम पहले ही बता दूं कि रिलीजन में बाद में ऐड करी गई, जब लोग समझ नहीं रहे थे। मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि हमारे जो फोर फादर्स थे वो हमसे ज्यादा समझदार थे। दे नो वी आर वेरी इनोसेंट, नाइव, वेरी फूल काइंड ऑफ चाइल्ड। तो अगर हमें बोलोगे कि बेटा ये नहीं करना है, तो वी विल डू एग्जैक्टली एज दे टोल्ड अस नॉट टू डू। तो इसलिए हमें बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई। जैसे एक छोटी सी भ्रांति पूछता हूँ, शाम आप लोग सबके घर में मम्मी एक चीज तो मना करती हो कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी, पूछना मम्मी से क्यों? देखो तुम सिविल सर्विसेज वाले हो, यू आर वन ऑफ दी, मतलब चलो चलो अगर यूकेपीएससी वाले भी हो तो एटलीस्ट उत्तराखंड में यू गाइस आर वन अमंग दी दोज हु आर दी ब्रिलियंट माइंड, जो इस देश को या इस स्टेट को आगे जाके चलाओगे। ठीक है, तो आप लोग तो एटलीस्ट सवाल करो। मैंने बहुत चांटे खाए अपनी प्रिपरेशन दिए सर मम्मी से। हाँ तो मैं बता, बहुत चांटे खाए मैंने, बहुत। अच्छा, नहीं झाड़ू लगाने से झगड़े नहीं होते, वो कैंची चलाने से होता है। मेरे से पूछो ना, लक्ष्मी बाहर जाती है, हाँ गुड। लक्ष्मी आने का नहीं, लक्ष्मी चली जाती है घर से नाराज होके। क्यों जाती है लक्ष्मी शाम के समय, बताओ? एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट था पहले। इसके बिहाइंड का सिंपल से एक कॉन्सेप्ट चला था कि पहले लड़कियां थी वो गोल्ड के ऑर्नामेंट पहनती थी और उस समय प्योरिटी होती थी और बहुत मतलब इतनी इकोनॉमी अच्छी बनी थी, तो गिने चुने ही, आज के टाइम पे नहीं कि घर में 4 सेट पड़े हैं, लॉकर में अलग पड़े हैं, है ना। गिने चुने झुमके हो गया या बाली वाली हो गई, और ऑब्वियस सी बात है वुमेन्स को घर का काम करना होता था। शाम के समय अंधेरा हो जाता था, तब हमारे एडिसन साहब ने बल्ब तो बनाया नहीं था, अब बनाया भी था तो इंडिया के गाँव तक नहीं पहुँचा था। तो शाम के समय अगर गलती से बेचारी झाड़ू लगा रही हो, और झाड़ू लगाते हुए होता है कि हम घर का कचरा बाहर फेंकते हैं या अंदर लाते हैं, है ना। गांव वगैरह में आज भी होता है, उसे इकट्ठा करके कहीं जगह सीधा यूं झाड़ू मार के बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो बाहर फेंकते हुए गलती से झुमका गिर गया या कोई भी सोने की चीज गिर गई और अंधेरे में आपको दिखा नहीं और आपने बाहर फेंक दिया, तो दैट झुमका रिप्रेजेंट द लक्ष्मी, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कि शाम को झाड़ू लगाओगे, अंधेरे होते ही झाड़ू लगाओगे तो लक्ष्मी घर से बाहर जाएगी। समझे? तो आज के टाइम पे वो सेम लॉजिक लगाना ठीक है, झाड़ू लगा के देखना सब पिटोगे तुम। मतलब ये लॉजिक रहे थे, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जितने भी थे हमारे फोर फादर्स, उनको पता है अगर इनको समझाने जाएंगे नहीं समझेंगे, तो कुछ घुमा के बताओ इन्हें। ठीक है, कि घुमा के बताओगे तो एकदम पकड़ लेंगे। अच्छी चीज़ें तो हमें जाननी नहीं होती है, हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ तुक्का फिट चाहिए, तो बस ये तुक्का फिट करा दो एकदम, इनको बड़ा मजा आ जाएगा, एकदम पकड़ लेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। ओके, तो ओकेजनल जो बरियल्स है वो आपको देखने को मिले। इसके बाद लिखो यूज ऑफ माइक्रोलोथ। माइक्रोलोथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से एनिमल्स पाए गए, एनिमल्स की किस किस की बोन पाई गई है, मतलब एक्सकवेशंस में। सबसे पहले लिखो डॉग, ठीक है, डॉग की पाई गई है, डियर की पाई गई है, डॉग, डियर, बोर। बोर पता क्या होता है? BOAR, सुअर।
ठीक है, बोर और ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच इनकी पाई गई है आपको एनिमल बोन्स, ठीक है। दे हैव नॉलेज ऑफ पेंटिंग, दे हैव नॉलेज ऑफ पेंटिंग मतलब चित्रकला का ज्ञान होना, ठीक है, नॉलेज ऑफ पेंटिंग। एंड लास्ट लिखो डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। अब इसकी फेमस साइट्स लिख लो, मतलब इस समय के लोगों में इतनी समझ आ गई थी कि जेंडर के बेसिस पे कैसे हम डिवीजन कर सकते हैं लेबर का, ठीक है। जो बाहर का काम होते हैं वो पुरुष करते थे, जो घर का काम होते थे मतलब जिसमें लेबर इंटेंसिव ना हो जो वो महिलाएं करती थी, ठीक है। एंड दे ऑल आर प्रिटी फेमिनिस्ट। इससे पहले बोलो कि नहीं ये गलत है। आप में से कोई है फेमिनिज्म वाला? आजकल मैंने देखा लड़कियां कम फेमिनिस्ट हो गई, लड़के ज्यादा फेमिनिस्ट हो गए हैं। हाँ भाई, यहाँ तो नहीं है ऐसा कोई? वैसे तुम्हें पता है फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? जस्ट टू आस्क कि इंडिया में 90% मतलब इंडिया में 60% ऑफ फेमिनिस्ट को यही नहीं पता कि व्हाट डज रियल फेमिनिज्म मीन। इट नेवर टॉक अबाउट वुमेन राइट, इट ऑलवेज टॉक अबाउट इक्वल राइट्स, इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है। चलो यहाँ की इसकी फेवरेट साइट लिखो LANGHNAG। अब मेरे को नहीं पता से प्रोनाउंस क्या करो, LANGHNAJ, लगनज, लगनज इन गुजरात, LANGHNAJ लिख दिया इन गुजरात। अगला फिर से वही आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहीं से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब जो बरियल साइट्स हैं उसके आसपास हमें कुत्तों की भी हड्डियां मिली हैं, तो ये माना गया है कि भाई कुत्ते को भी दफना दिया इसके साथ, कुत्ता मरा होगा तो उसको भी दफना दिया। तो अब हम किसी कुत्ते को दफना रहे हैं तो ऑब्वियस बात है जंगली कुत्ते को तो नहीं दफनाएंगे, कोई ऐसा ही कुत्ता होगा जिसको हमने डोमेस्टिकेट कर रखा होगा। अगला लिखो बगोर, BAGOR, बगोर इन राजस्थान, फिर लिखो भीमबेड़का इन मध्य प्रदेश, ठीक है। Now come to the most important part, that is your Neolithic phase, your Neolithic age. ठीक है। सो न्यूलिथिक एज वाज द एज, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, नींद विंद तो नहीं आ रही किसी को? अगर आ भी रही होगी तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। हाँ, कल से बोर नहीं होगे उसकी गारंटी दे सकता हूँ। स्टोन एज में मैं खुद नहीं बोल सकता कि हाँ भाई नहीं होगे, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं मतलब इंटरेस्टिंग करके पढ़ाने को। कल तो एटलीस्ट आप लोगों के पास ये रहेगा ना कि आपको रिलीजन, चित्र बहुत सारे देखने को मिलेंगे, स्क्रिप्ट, तो यू हैव सो मच थिंग टू होवर अराउंड कि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट रहता ही है। चलो, सो नोमैडिक, नोमैडिक बोल रहा हूँ, न्यूलिथिक पीरियड आर द फर्स्ट वन who become food producers rather than food gatherers. फूड गैदरर्स का काम क्या होता था कि खाना ढूंढ ढूंढ के लाते थे, है ना, बाहर गए शिकार करे, खाना पकड़ के लाए घर तब खाना बनेगा। फूड प्रोड्यूसर क्या होता है, बाहर जाके शिकार करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू रिस्क आवर लाइफ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, खाने को घर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने खेत में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो फ्रॉम फूड गैदरर टू वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स फूड प्रोड्यूसर्स। तो अब फूड प्रोड्यूसर हम कब बने होंगे, जब हमने किस चीज पे फोकस किया होगा, एग्रीकल्चर पे, मतलब कृषि के ऊपर फोकस किया होगा। तो बस यही याद रखना है आपको, ठीक है। अगला लिखो, न्यूलिथिक पीपल्स वर द फर्स्ट पीपल, फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर और एनिमल कीपर, प्रॉपर वे में। मीजोलिथिक में तो क्या है, शुरुआत वाले अलग दिखेंगे, एंड के फेज में आते आते मतलब 4000 के लगभग में आते आते तब आपको देखना शुरू करेगा कि हाँ कुछ कुछ ने करना शुरू किया। नियोलिथिक में यह कि प्रॉपर आपके पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल होंगे ही होंगे, ठीक है, और फूड प्रोड्यूसर आप बन ही चुके होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर अगला लिखो, फर्स्ट हैंडमेड पॉटरी
इसी टाइम पीरियड में मिली थी पहली हाथों से बनाई हुई पॉटरी। ठीक है, और इसी में आपका व्हील का इन्वेंशन भी हुआ था। हाँ, व्हील। अब खुद समझो, अगर पॉटरी बनाई गई है तो ऑब्वियसली बात है बिना व्हील के नहीं बनेगी। किसी को पता है पॉटरी कैसे बनती है? यस, वो जो चक्का होता है उसको बहुत तेजी स्पीड पे घुमाया जाता है, फिर मिट्टी रखी जाती है ना, और फिर उसको शेप दिया जाता है। तो यहाँ पर व्हील इन्वेंट हो चुका था, और व्हील की इन्वेंशन से देखो आप पोट्री देखने को मिल रही है, और व्हील की इन्वेंशन का बहुत मल्टी डायमेंशनल यूज हुआ है। मतलब जितना आग की डिस्कवरी ने ह्यूमन सोसाइटी को अपलिफ्ट किया है, उतना ही या उसी के बराबर लगभग लगभग, ज़्यादा नहीं तो बराबर, व्हील की इन्वेंशन ने किया है। क्या क्या चेंजेस व्हील की इन्वेंशन लाया होगा हमारी लाइफ में? वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट ईजियर हो गया होगा, और ठीक है पोट्री बन गई, और सोचो आप लोग भी डे टू डे लाइफ में आप व्हील देख रहे होंगे यार। व्हील ना होता तो सोचो मेरे हाथ में घड़ी ना चल रही होती। बटन तो ट्रायंगल लगा लो। हाँ, स्पिनिंग व्हील जो होता है। हाँ, और सोचो कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स, आपके आसपास बहुत सारी चीजें जो व्हील से चल रही हैं, वो ना होता। हाँ, पंखा, वो ना होता, और कुछ you might not able to write down what I am teaching you right now। सबके पास बॉल पेन है ना, बॉल पेन नहीं चलता। हाँ, वो बॉल पेन का जो बॉल होता है, ये नोटिसिंग है कि छोटी छोटी चीजें आप नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हाँ, स्पोक्स वाला था कि जो नॉर्मल स्पोक्स वाला फिर बाद में आई गेस चेंज भी होता है। हाँ, देखो शुरुआत में ऐसा नहीं है कि पूरा उन्होंने स्पोक कार्व आउट करा, जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से, कि उन्होंने व्हील बनाने के लिए बस एक बड़ा सा लॉग लिया था ऐसा, उस लॉग को काटा और बस बीच में से एक चीज, वो एक गैपिंग निकाल दी ताकि दो अलग अलग व्हील्स को कनेक्ट करा जा सके विद एन एक्सल। ठीक है, स्पोक्स उसमें बाद में डाले गए क्योंकि जितना थिक होता है उतना भारी हो जाता था वो, तो स्पोक बाद में उसकी एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कि अगर एकदम से हाई स्ट्रेन पड़े तो टूटे ना, क्रैक ना करे, और दूसरा लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए, तो स्पोक्स उसमें बाद में काटे गए एज पर मी। ठीक है, अब वही अगेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड में किसी ने देखा नहीं है ना, तो उसने लिखा है, जिसने बनाया बेचारा बता भी नहीं पाया कि मैंने बनाया, तुम क्रेडिट भी किसको दे। ओके, तो चलो यहाँ पर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। पहला था एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया मेन स्केल पे। दूसरा डोमेस्टिकेशन हो गया ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब देखो दोनों चीज आपके पास हो गई, एग्रीकल्चर हो गया और एनिमल्स हो गए, है ना, फ्लोरा एंड फौना दोनों रिक्वायरमेंट टिक हो गई। तो अब क्या बनेगा? अब जो सारे लोग हैं वो क्या करेंगे? दे फॉर्म विलेज। ठीक है, जो लोग अलग अलग रह रहे थे वो सब लोग साथ में आके रहने लग गए, एंड हमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज है वो देखने को मिला है। व्हील्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्री। व्हील्स जो है उसका यूज किया गया है पॉटरी बनाने के लिए। देन इन पॉटरीज का यूज किया जाता था मील को कुक करने के लिए, खाना पकाने के लिए। ठीक है, हांडी जो हमने बनाई उस हांडी में ही हमने दाल पकाई। आजकल तो हांडी में पता नहीं क्या क्या बनाते थे हम, पिज्जा हो गया, कुछ हो गया। अब देखो एग्रीकल्चर में भी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके क्रॉप से वो उगाए जाने लगी, कौन कौन सी लिख लो। वीट मतलब गेहूं, बार्ले, वीट, बार्ले, राइस, मिलेट एंड हॉर्स ग्राम। ठीक है, हॉर्स ग्राम को बोलते हैं कुलैठी। कुलैठी है, पता नहीं कौन सी दाल होती है, इट इज सम काइंड ऑफ दाल।
ठीक है, ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में भी डाली गई थी। अब जो टूल्स होंगे, अब आपको पॉलिश टूल मिलेंगे, ठीक है। जो पोट्री होगी उस पर भी हमने रंग करा हुआ होगा, और उस समय ज़्यादा रंग तो हमें मिलते नहीं थे, तो एक काला रंग और एक रेड रंग, ठीक है। तो आप देखोगे रेड ऑन ब्लैक पोट्री करके, तो पूरी काले से बनी होगी, उस पर लाल की नक्काशी होगी, या पूरी लाल से बनी होगी, उस पर काले की नक्काशी होगी। और लाल रंग आपको पता है लाल मिट्टी से मिल जाता था, उसको पानी में घोला और उस पर पूरा का पूरा पेंटिंग करी, और काले रंग से मतलब कोयले से मिल जाता था काला रंग, तो उससे हम पोट्री करती थी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं, अगर हम नेचुरल पेंटिंग्स की बात करें या नेचुरल डाइस की बात करें, कौन सा कलर हम पेंटिंग में कभी नहीं डाल पाएंगे? कौन सा कलर है जो नेचुरली मिलता ही नहीं है? मतलब हाउ, पूरे आसपास हरियाली ही हरियाली है भाई। सफेद भी कर सकते हैं। एक कलर है जो आप कभी अगर नेचुरल कलर से पेंटिंग बना रहे हो नेचुरली, येलो ऑप्शन, रेड ग्रीन ब्लू येलो है, येलो वाई, मतलब मेरे को बस ये पूछना येलो क्यों जा रहे हो हैं? येलो होता है, वो जो चीड़ के पेड़ से निकलता है। ब्लू। अब आप लोग बोलते हो फ्लावर्स तो होते हैं ब्लू, पर जब पेंटिंग बन रही थी उस समय उन लोगों को नहीं मिले ब्लू फ्लावर्स, ठीक है। तो भीमबेड़का में जितनी भी पेंटिंग है उसमें ब्लू कलर देखने को मिलेगा ही नहीं आपको। और ये अलग से एक फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा कलर नहीं देखने को मिलेगा। है पक्का? चेक करूंगा, रुक जाओ, लेट मी चेक। चलो इसको मैं चेक करके आऊंगा। अगला देखो इसमें यहाँ पे यूज्ड जो क्लॉथ्स होते थे अब वो किसके बनने लग गए? कॉटन के बनने लग गए, ठीक है। यस, जो क्लॉथ्स होते हैं अब वो कॉटन और वूल के बनने लग गए। कॉटन आपको पता है कपास की खेती हम करने लग गए। अगेन ये भी कब हुआ? न्यूलिथिक टाइम में हुआ। मेसोलिथिक के एंड में हमने कपास की खेती शुरू करी थी, और न्यूलिथिक में हम उसको बिल्कुल पीक पे ले गए। तो कपास की खेती हुई तो ऑब्वियसली बात है कपास के बने हुए कपड़े हम पहनने लग गए, ठीक है। बस इसमें इतना ही था जो आपको पढ़ना है। इसकी फेमस साइट का नाम लिख लो, मेहरगढ़। ये इसकी साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेहरगढ़ दैट इज इन बलूचिस्तान, एंड आई होप यू ऑल नो वेयर बलूचिस्तान इज। अब पाकिस्तान का कश्मीर है। किस किस को ये रेफरेंस समझ आया? मतलब किसी को समझ आया जो मैंने रेफरेंस दिया कि बलूचिस्तान इज द कश्मीर ऑफ पाकिस्तान? एग्जैक्टली। अगला बुरजाहोन वैली, BURZAHON, बुरजाहोन वैली, इट इज इन कश्मीर, ठीक है। जब मेडिवल इंडिया पढ़ोगे ना तो एक वो है सूफी से सेंट हैं, उनके बारे में पढ़ोगे आप लोग। उन्होंने बोला था कश्मीर के बारे में कि भारत पे कभी कहीं जन्नत यस्तो तो हम ही हंसतो, मतलब कश्मीर में है, ठीक है। अगला लिखो गुफकराल वैली, गुफकराल वैली, इट इज अगेन इन कश्मीर। यस, अगेन इन कश्मीर। गुफकराल, GUFKRL, गुफकराल। इतने टफ नाम क्यों बनाए हैं? CHIRAND,
अगली है ये बिहार में, CHIRAND। I just don't want to pronounce that. अगला लिखो बेलन वैली। भाई देखो शब्द है तो है यार, वी कांट डू एनीथिंग इन इट। बेलन वैली यूपी, अच्छा सॉरी उसका मैंने बताया नहीं, बिहार में है वो, लिख दिया था बिहार। हाँ ठीक है, अब बेलन वैली बिहार, अच्छा सॉरी यूपी यूपी यूपी, हाँ। कोल्डीवा, KOLDIHW है, कोल्डीवा एंड महागरा इन यूपी, ये दोनों एक है। कोल्डीवा KOLDIHW है, कोल्डीवा एंड महागरा इन यूपी, ठीक है। दार्जिलिंग हदिंग, दार्जिलिंग हदिंग, स्पेलिंग लिख लो, DAOJALI, दार्जिलिंग, और हदिंग HADING, हदिंग, इट इज इन असम। अगला लिखो तमिलनाडु में है, पय्यमपल्ली, PAIYAMPALLI, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। हल्लूर कर्नाटका, HALLUR, हल्लूर कर्नाटका। अगला होता है ब्रह्मगिरी, अगेन कर्नाटका, ठीक है। कहां पर छूटा, लास्ट में ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से पहले था हल्लूर, ठीक है। हल्लूर इन कर्नाटका एंड ब्रह्मगिरी अगेन इन कर्नाटका, दोनों कर्नाटका में, ठीक है। लिख लिया आप सबने। सो देखो बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, उठ जाओ हो गई गुड मॉर्निंग, अरे हो गया खत्म एंशिएंट हिस्ट्री। मैंने बोला था ना कि बहुत सारे तो सो ही जाएंगे बीच क्लास में, नींद तो नहीं आ रही थी पक्का। चलो अभी देखते हैं आगे कैसे कैसे चलते हो। सबसे बोरिंग टॉपिक था वो खत्म हो गया, यही सबसे बोरिंग टॉपिक था इस पूरी हिस्ट्री का, जो मुझे भी लगता था कि इसमें सिर्फ साइट्स के नाम याद करने हैं, मतलब यू डोंट फाइंड एनीथिंग न्यू इन दिस पर्टिकुलरली फॉर एग्जामिनेशन। आपको साइट्स के नाम याद करने हैं और आपसे यही पूछा जाता है न्यूलिथिक, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक साइट्स कौन कहाँ पर है, मैच द फॉलोइंग दे देगा यूपीएससी, लिख देगा बेलन और यहाँ लिख देगा एमपी, इधर पे लिख देगा भीमबेडका, इधर पे लिख देगा यूपी, ठीक है। सोआन वैली इधर पे लिख देगा पाकिस्तान या पंजाब पाकिस्तान। आपको मैच द फॉलोइंग करने, आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली आते हैं मैच द फॉलोइंग वाले। तो ये चीज़ें अगर आप वहाँ पर करोगे तो इसको पढ़ने के बाद ही कर पाओगे। फिर वो आपसे एक चीज़ पूछता, डोमेस्टिकेशन कब होना शुरू हुआ, एंड टू बी ऑनेस्ट लैंग्वेज के ऊपर खेलता है वो यूपीएससी में। भाषा के ऊपर कमांड जितनी जल्दी बना लोगे उतनी बढ़िया है। आप देखना जो भी यूपीएससी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसकी एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि मतलब वो भाषा के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड रखता होगा, जो भी क्लियर करता है यूपीएससी के प्री वगैरह या यूपीएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशन। क्यों, यूपीएससी हमेशा आपको लैंग्वेज में फंसाता है। यूपीएससी नॉट लाइक एसएससी, एसएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, यूकेपीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, ये कहाँ है, ये क्या है, ये क्यों है। यूपीएससी पूरा घुमा देता है, पहले तो सवाल समझने में टाइम लगता है, ठीक है। स्टेटमेंट दिया होगा कि डोमेस्टिकेशन अर्ली फेज या लेटर फेज ऑफ मेसोलिथिक में हुआ है। अब मेसोलिथिक में आपको पता है हुआ है, बट वो क्या कर देगा, अर्ली फेज ऑफ मेसोलिथिक कर देगा। और अगर आप जल्दबाजी में पढ़ रहे हो तो आप ये जो अर्ली फेज है ये मिस कर जाओगे हमेशा। अगर वहाँ अर्ली फेज ना लिखा हुआ, क्या लिखा हो, दैट डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ मेसोलिथिक, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। बट अगर वो लिख दे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ मेसोलिथिक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सोचो बस इतना सा चेंज किया उसने, इतना सा। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा में भी कौन सा डेटा आप मतलब यूज़ कर पा रहे हो या उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। दीज आर कॉल्ड प्राइम यूपीएससी ट्रैप्स। किसी ने अगर मौका मिलेगा तो आप लोगों को एक दिन अच्छे से 20 के लगभग ट्रैप होते हैं जो यूपीएससी फंसाता है। ऑल्दो यूपीएससी भी इवॉल्व हो रहा है तो नई चीज़ें उसने निकाल लिया, बट एज वो नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन, तो हम जैसे कुछ हैं पागल लोग जो फिर कुछ ना कुछ इन्वेंट करके आप लोगों के लिए ले ही आते हैं कि नहीं भाई इसमें ऐसे ट्रिक लगा सकते हो, थोड़ा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना, है ना। जैसे 2016 से लेके 2022-23 तक का टाइम पीरियड था,
एलिमिनेशन ट्रिक सीधा फट देने की लगती थी कि ऑल आया है, ओनली आया है, नन आया है, सीधा बाहर निकाल दो। सोचो ही मत कि स्टेटमेंट सही है कि रॉन्ग। अगर किसी में ऑल लिखा है तो स्टेटमेंट गलत है, नो डाउट वो गलत है। आप करके देखना 2019, 20, 21, 22 के पेपर, किसी भी स्टेटमेंट में ऑल, ओनली, एक्सट्रीम वर्ड लिखे हैं वो स्टेटमेंट डायरेक्टली गलत होता है। 2025 का पेपर उठा के देखना, एक क्वेश्चन दिया है जिसमें तीनों में ऑल लिखा है और तीनों सही है। तो यूपीएससी भी अपनी ट्रिक्स को इवॉल्व करता है, एज सच यू हैव टू डू। बट जैसे आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है तो यू कैन मैनेज, आई होप, है ना, कर लेना मैनेज थोड़ा सा, ठीक है। चलो विद दैट आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।